हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करने वाले हैं रेडिएशन के लास्ट पार्ट की। इस पार्ट में हम कुछ लॉज की बात करेंगे जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसा ही जो पहला लॉ है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये रेडिएशन से कितना हीट बाहर जा रही है, कैसे टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, इस बारे में बात करने वाला है। तो इस बारे में अगर बात करें तो बोल सकते हैं कि अगर एक बॉडी है, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है टी और ये जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो है टी नॉट, ऐसा अपन मानते हैं, ठीक है। और यहाँ जो ये टी है, ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है, ये ज्यादा है टी नॉट से। मतलब आपने ऐसा मान लीजिए कि गर्म ऑब्जेक्ट को एक रूम में लाके रख दिया। अब क्या होगा, वो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ठंडा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे जो रेडिएशन निकल रहा है उसकी वजह से उसकी एनर्जी बाहर जा रही है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। अपने को वही देखना है कि टेम्परेचर किस हिसाब से कम हो रहा है। अच्छा, क्या ऐसा भी होगा जैसा हमने पढ़ा था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अगर 0 केल्विन से ऊपर है तो वो रेडिएशन एमिट करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमेशा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। अगर ऐसा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेडिएशन एमिट तो कर ही रहा है, साथ में जो सराउंडिंग है, जैसे सराउंडिंग पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है टी नॉट टेम्परेचर पे, वो भी तो रेडिएशन एमिट कर रहा होगा। वो जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो इस पे भी गिर रही होंगी। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेडिएशन एमिट तो कर ही रहा है, साथ में कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रहा है। और ये होते होते धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। इसका मतलब हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जितनी रेडिएशन ये एमिट कर रहा है वो ज्यादा है किसके कंपेयर में, जितनी ये एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसी को हमको देखना है कि कैसे हम इसको लॉ में लिख सकें। तो जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसके हिसाब से बात समझ में आई कि जो इसकी रेट है डी क्यू बाई डी टी, रेडिएशन एमिट करने की, इसको मैं लिख लेता हूँ रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन इसको अगर लिखा जाए डी क्यू बाई डी टी, तो ये जो होती है प्रोपोर्शनल देखी गई इसके टेम्परेचर के पावर 4 के, और ये प्रोपोर्शनल देखी गई इसके सरफेस एरिया के, और ये प्रोपोर्शनल देखी गई इसकी इमिसिविटी के। तो फाइनली जब इसका फॉर्मूला बनाया गया तो लिखा गया दिस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी पावर 4। The sigma is Stefan Boltzmann constant, E is emissivity, A is surface area and T is the temperature. इतना रेडिएशन ये एमिट करता है। लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ P1, दिस इज द एमिटेड रेडिएशन। अब इसने कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब भी करी होगी क्योंकि सराउंडिंग से जो रेडिएशन गिर रहे हैं आ रहे हैं वो इसके ऊपर गिरेंगे और ये उसको अब्सॉर्ब करेगा। तो कितना रेडिएशन इसने अब्सॉर्ब किया अगर उसकी बात करें तो रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन अगर लिखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, भाई सराउंडिंग एमिट कर रहा है और ये अब्सॉर्ब कर रहा है। तो अगर वो लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ आएगा सिग्मा ई की जगह आएगा ए, ये होगा एब्सॉर्प्टिव कोफिशिएंट, ठीक है, ये एब्सॉर्प्टिविटी इनटू एरिया इनटू कौन इमिट कर रहा है इस बार, सराउंडिंग। तो पावर आएगी यहाँ, टेम्परेचर आएगा सराउंडिंग का टी नॉट पावर 4। ये आपका बनेगा इस बार कितना पावर इसने या कितनी हीट इसने एब्सॉर्ब करी, कितना रेडिएशन इसने एब्सॉर्ब किया उसकी रेट। तो इसको मैं लिखता हूँ लेट्स से P2। अब इसका जो नेट लॉस इन हीट हुआ है वो कैसे लिखा जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इफ या नेट लॉस इन हीट, नेट रेट ऑफ एमिशन, वो कितना हो जाएगा, नेट रेट ऑफ एमिशन विल बी जितना ये बाहर निकाल रहा है माइनस जितना फिर से एब्सॉर्ब कर रहा है। तो दिस विल बी डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर
4। अब ये जो ए और ई है, ये स्मॉल ई और स्मॉल ए, इनके बारे में अगर अपन बात करें तो ये क्या थे भैया? आप मानिए कि दोनों सेम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं। अगर ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग दोनों सेम पे हैं, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी टी नॉट है और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी टी नॉट है, तो क्या होगा? जितनी रेडिएशन यहाँ से इस पे गिर रही है उतनी रेडिएशन सराउंडिंग से ऑब्जेक्ट पे गिरेगी और दोनों का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ऐसा ही होने वाला है। अगर इन दोनों को मैं इन फॉर्मूला में रखूं तो P1 को मैं लिखूंगा सिग्मा ई ए टी नॉट पावर 4 और P2 को क्या लिखूंगा? ये भी हो जाएगा सिग्मा ए टी नॉट पावर 4। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, टेम्परेचर सेम है, इन दोनों का आप अगर बराबर करें तो मिलता है E इक्वल टू ए। तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी दोनों किसी बॉडी के लिए सेम होती हैं, सेम ये रेशियो रहता है हमेशा, वैल्यू इनकी सेम रहेगी। इसलिए जब मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट भी किया तो सिर्फ ई को यूज कर लिया है, ई और ए अलग अलग यूज नहीं किए हैं, सीधा ई मैंने लिख लिया है ई और ई की जगह मिला के। क्लियर है बात? तो ऑलवेज ई इज इक्वल टू ए, एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी, एंड दिस इज द नेट रेट ऑफ emission from an object of temperature T placed in a surrounding T naught. क्लियर है बात? अब ये तो होगी हीट की बात कि कितनी हीट बाहर निकल रही है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब अगर मुझे इसका टेम्परेचर की बात करनी है कि कैसे इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ भैया कि जितनी हीट इसने ट्रांसफर की है उसके हिसाब से इसका टेम्परेचर कम होगा या टेम्परेचर वेरी होगा। और हमें याद है टेम्परेचर वेरिएशन कैसे लिखा जाता था, हमने कैलोरीमेट्री में पढ़ा था। अगर हीट क्यू देते हैं तो एम एस डेल्टा टी के बराबर इसमें क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये हमने कैलोरीमेट्री में पढ़ा था, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो वही यहाँ है, अगर डी क्यू है तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी फोर माइनस टी नॉट पावर 4। ठीक है। अब क्योंकि इसका टेम्परेचर कम होगा, हीट बाहर निकलती हुई हमने देखी है, तो इसे लिखा जाएगा माइनस डी टी बाई डी टी is equal to E A sigma by ms t पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। तो यहां से एक बात समझ में आती है भैया कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है dt बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू t पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। ये आपके पास एक फाइनल एक्सप्रेशन बन के आता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इसका इनिशियल टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग की टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है यहाँ से स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से। क्लियर बात? सिग्मा क्या है यहाँ पे? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। अब भैया ये तो देख लिया हमने कि अगर टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन है, अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टी था, सराउंडिंग का टी नॉट था, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर आया वो टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 आया। पर अगर ऐसा हो कि ये जो ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस है ये बहुत छोटा है, इस केस में एक स्पेशल केस अगर देखा जाए, इफ द टेम्परेचर टी ऑफ द बॉडी is not very different from that of the surrounding T naught, तो उस केस में रेट ऑफ कूलिंग माइनस डी टी बाई डी टी कैसे लिखी जा सकती है? Then rate of cooling माइनस डी टी बाई डी टी, ये कैसे लिखा जाएगा? इस बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे कि भैया जो टेम्परेचर है वो लिखा सकता है टी नॉट प्लस डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, टी इज द ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर, और जो डेल्टा टी है बहुत छोटा है, ये ऐसा अपने को पता है, यहाँ पे अपन यही कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब अगर ये बहुत छोटा है तो डी क्यू बाई डी टी जो अपने पास लिखा हुआ था वहां से अगर मैं देखूं डी क्यू बाई डी टी को क्या लिख सकता हूँ? ये हो जाएगा सिग्मा ए ई टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, ये था ये, तो ये हो जाएगा टी नॉट प्लस डेल्टा टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, ऐसा लिखा जा सकता है। इसके टी की जगह लिख दिया टी नॉट प्लस डेल्टा टी। अच्छा, यहां से मैं अगर टी नॉट कॉमन ले लूं तो क्या मिल रहा है? देखो सिग्मा ए ई
टी नॉट पावर 4, यहाँ से मिल रहा है 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट पावर 4 माइनस 1, ऐसा मिल रहा है। अच्छा ये क्या है, क्योंकि अपने को पता है दिस डेल्टा टी इज मच मच लेस देन टी नॉट, तो डेल्टा टी बाई टी नॉट जो हो जाएगा मच मच लेस देन 1 है। तो मैं यहाँ पे बाइनोमियल जो अप्रोक्सीमेशन है वो यूज कर सकता हूँ। वो यूज करके क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको 1 प्लस 4 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी नॉट माइनस 1। ओके, 1 से 1 कैंसिल, क्या मिला, सिग्मा ए ई टी नॉट क्यूब, 4 4 भी ले लीजिए इधर, और साथ में आया डेल्टा टी। ये आपको यहाँ से पूरा एक्सप्रेशन मिलता है, 4 सिग्मा ए टी नॉट क्यूब। अब अगर यहाँ से देखें, इसे मैं लिख सकता हूँ एम एस डेल्टा टी डी टी बाई डी टी ऐसा इज इक्वल टू दिस कंप्लीट टर्म। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि भैया ये जो डी टी बाई डी टी है इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, मतलब जो कूलिंग की रेट है वो चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, अगर जो चेंज इन टेम्परेचर है वो बहुत कम हो। ये बोला था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। क्लियर। अब ये वेरिएशन कितना होगा इस बारे में अगर बात करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है, या एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल टेम्परेचर है थीटा आई, सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट है जो कि एक कांस्टेंट है, और ये टाइम इक्वल टू 0 की बात है। अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, और क्योंकि थीटा नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है वो उतना ही रहने वाला है। तो किसी भी टाइम टी पे ये टेम्परेचर हो गया थीटा। अब अपने को देखना है कि ये थीटा थीटा नॉट और थीटा आई के साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो अपने पास अभी क्या क्या है, टाइम इक्वल टू 0 पे इनिशियल टेम्परेचर थीटा आई है, किसी भी टाइम टी पे टेम्परेचर थीटा हो चुका है, और ये अपने को देखना है कि वेरिएशन कैसा आ रहा है। तो अपन जानते हैं भैया जो रेट ऑफ कूलिंग है न्यूटन्स लॉ के हिसाब से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत छोटा है तो हम सीधा कर सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग इज दिस। और हमने अभी इक्वेशन भी देखी थी, इक्वेशन क्या बनी थी आपके पास, जो पूरी इक्वेशन बनी थी माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा बाय एम एस। यहाँ आया था 4 सराउंडिंग का टेम्परेचर का क्यूब, और फिर इधर आया था चेंज इन टेम्परेचर विच इज थीटा माइनस थीटा नॉट। ये आपके पास पूरा बना था अभी। देखिए डेल्टा टी की जगह मैंने लिख लिया यहाँ पे थीटा माइनस थीटा नॉट, टी नॉट क्यूब था वहां पे थीटा नॉट क्यूब हो गया, और ये पूरी इक्वेशन आपके पास बन गई। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं ये कांस्टेंट है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसा, दिस माइनस डी क्यूब बाई डी टी, सॉरी दिस इज माइनस डी थीटा बाई डी टी की बात कर रहे हैं, नॉट क्यू, दिस इज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, माइनस डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि एम एस ऑलरेडी अपन इधर लिख चुके हैं। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी, इसको मान लीजिए कांस्टेंट है, ये अल्फा कांस्टेंट है, तो अल्फा इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट, ये यहाँ से मिल जाएगा, जहाँ पे अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा की वैल्यू क्या है, ई ए सिग्मा बाई एम एस, और इंटू 4 इंटू यहाँ पे थीटा नॉट का क्यूब, ये पूरा है आपका अल्फा। ठीक है, इज अ कांस्टेंट। अब अगर इस इक्वेशन को अपन देखें, इस इक्वेशन से अपने को थीटा निकालना है किसी भी टाइम टी पे, तो क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन मेथड यूज करना चाहिए। लगाते हैं डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल, इधर क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू डी टी, ये इस तरफ मिल रहा है आपको एक माइनस साइन के साथ। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से करना चाहिए, इनिशियल टेम्परेचर इज थीटा आई, फाइनल टेम्परेचर इज थीटा, टाइम 0 से टी की बात हो रही है, अगर वैल्यूज पुट करें तो आपको फाइनली यहाँ से एक्सप्रेशन मिलेगा ln में, जो कि उस तरफ जाके हो जाएगा e की पावर में। तो अगर सॉल्व किया जाए तो लिख सकते हैं ln ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी, यहाँ पे लिमिट लग रही है थीटा आई से थीटा तक की, और यहाँ लिमिट लग रही है 0 से टी की। लिमिट रखें तो ln थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय थीटा आई माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी।
सॉल्व अगर करें तो फाइनल एक्सप्रेशन जो बनेगा थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा आई माइनस थीटा नॉट ई पावर माइनस अल्फा टी। यहाँ से अगर थीटा देखा जाए तो आएगा थीटा नॉट प्लस थीटा आई माइनस थीटा नॉट इंटू ई पावर माइनस अल्फा टी। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं कैसे ये वेरी कर रहा है टेम्परेचर। थीटा इज एनी टेम्परेचर एट एनी टाइम टी, थीटा नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है, थीटा आई इनिशियल टेम्परेचर है और अल्फा एक कांस्टेंट है जो कि इस मटेरियल पे डिपेंड करता है, जिसमें ई और सारी चीजें एरिया वगैरह इसमें मिल रहा है आपको। ठीक है, ये इसका फाइनल वेरिएशन आता है कि किस तरीके से टेम्परेचर वेरी करता है। ओके, अब इसका वेरिएशन अगर देखो तो इसका वेरिएशन एक्सपोनेंशियल है। ये इसका ग्राफ बनेगा जो यहाँ पे आपको दिखा रखा है। दिस इज द ग्राफ जो इस केस में बनने वाला है। तो जो टेम्परेचर चलेगा, थीटा नॉट अगर सराउंडिंग टेम्परेचर है और थीटा आई अगर इनिशियल टेम्परेचर था ऑब्जेक्ट का, तो लगातार टेम्परेचर ड्रॉप होगा और ये इनफाइनाइट टाइम पे जाके इससे मिलने वाला है। मतलब एग्जैक्ट टेम्परेचर इक्वल होते होते बहुत लंबा टाइम यहाँ पे लगने वाला है। क्लियर है बात अच्छे से? तो हम बोल सकते हैं कि एट टी इक्वल टू 0, थीटा था थीटा आई, एंड एट टी इक्वल टू इंफिनिटी दिस टेम्परेचर फाइनल वाज शुड बी थीटा नॉट के बराबर। इनफाइनाइट टाइम तक ये जाके फाइनल सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल हो पाएगा। अब अगर इसी को अपन थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में बात करें, ये तो बहुत लंबी सी कैलकुलेशन होगी। अब अप्रोक्सीमेशन की अगर बात करें इसी में तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, इफ द बॉडी कूल्स बाय रेडिएशन फ्रॉम थीटा आई टू थीटा, या थीटा 1 से थीटा 2 ले लो, थीटा 1 टू थीटा 2 इन टाइम t, देन टेकिंग द अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा अपने को यहाँ पे चाहिए। जो इक्वेशन आपने बनाई थी, देखिए यहाँ पे क्या इक्वेशन बनाई थी, ये इक्वेशन आपने बना रखी है ना, दिस इक्वेशन। यहाँ पे माइनस डी थीटा बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस डी थीटा बाई डी टी कैन बी रिटर्न एज थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई टी के बराबर। ठीक है, और इस इक्वेशन को अगर यूज करें तो, और थीटा जो है आपका वो क्या लिख सकते हैं, थीटा एवरेज विच इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। अब इस इक्वेशन को अगर अपन यूज करें तो आप सीधा सीधी बातें लिख सकते हैं। जो आपकी इक्वेशन थी माइनस डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट। इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है। इस इक्वेशन में आपको माइनस डी थीटा बाई डी टी की जगह ये डालना है थीटा 1 माइनस थीटा बाई 2, थीटा 2 बाई टी, और थीटा की जगह डालना है इन दोनों का एवरेज। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास अब, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई टी इज इक्वल टू अल्फा, थीटा की जगह डालेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई। क्लियर है? तो क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं हमेशा, तो ध्यान रखिएगा। ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन बनती है बाय अप्रोक्सीमेशन, ये इक्वेशन काफी काम की है। तो हमेशा ध्यान कर रखना है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन इस टाइप के पूछेंगे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो सराउंडिंग में रखा हुआ है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री है, ऑब्जेक्ट 100 डिग्री पे रखा था, अभी 80 पे आ चुका है 10 सेकेंड्स में, तो बताइए 50 पे कितनी देर में आएगा। तो आपको दो टेम्परेचर दे दिए 100 और 80, ये थीटा 1 थीटा 2 हो गए, सराउंडिंग थीटा नॉट आपको दे रखा है 30। अब यहाँ से आपको पूछा था कि बताइए ये 50 पे कितनी देर में आ पाएगा। तो पहले ये सारे डेटा जो आपको दिए गए इससे आप अल्फा निकालिए, वो अल्फा को यूज करके आप फिर से नया टाइम निकालिए। तो चलिए क्वेश्चन कर ही लीजिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड is placed in a medium of 30 degrees centigrade. If it cools down to 80 degrees centigrade in 10 seconds, then time taken in cooling down
to 50 डिग्री सेंटीग्रेड will be? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना है। क्या क्या चीजें दे रखी हैं? थीटा 1 इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। थीटा 2 एक बार के लिए दे रखा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। थीटा नॉट सराउंडिंग का दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो पहले इन इक्वेशन इन डेटा को यूज करते हैं। अपने पास इक्वेशन है थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई टी, मतलब 100 माइनस 80 बाई 10 सेकेंड्स, टी आपको दे रखा है 10 सेकेंड्स, इज इक्वल टू अल्फा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो 100 प्लस 80 बाई 2 माइनस 30, ये आ जाएगा। यहाँ से देखिए कितना मिल रहा है, ये आपके पास आ रहा है 20 बाई 10 इज इक्वल टू अल्फा। इधर से आ रहा है 180 बाई 2 इज 90 माइनस 30, यहाँ से मिला आपको 2 और इधर से मिल रहा है आपको 60, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 1/30 के बराबर। एक बार अल्फा मिल गया, अब फिर से इस इक्वेशन को यूज करते हैं। आपको पूछा गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक कब पहुंच जाएगा, तो इस बार फिर से थीटा 1 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इस बार जो आप थीटा 2 लेंगे वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है, और टाइम इस बार आपसे पूछा गया है। थीटा नॉट इस बार भी 30 है, अल्फा आप निकाल चुके हो। फिर से इक्वेशन यूज करेंगे, तो इस बार लिखेंगे अपन थीटा 1 माइनस थीटा 2, 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई टी आपको कैलकुलेट करना है। अल्फा इज 1/30, 100 प्लस 50 बाई 2 माइनस 30, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यहां से आप टी कैलकुलेट कर सकते हैं अपना फाइनली। क्लियर है बात? तो जब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे, आपको अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना है। हम आगे एक क्वेश्चन करेंगे जिसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे, जो पूरी हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनाई उससे भी, और आगे जाके अप्रोक्सीमेशन यूज करके भी। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो सीधे से लिमिटेशन है, पहली बात तो ये कि ये कब यूज सकता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत छोटा हो, बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत छोटा है, तभी हम ये यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी हीट का लॉस है वो सिर्फ रेडिएशन की वजह से देखा गया है, कन्वेक्शन या कंडक्शन की वजह से कोई लॉस यहाँ पे नहीं, हमने इसको उसमें लिया है, कंसिडरेशन में नहीं लिया है। सिर्फ रेडिएशन का ही अपन ने यहाँ पे हीट लॉस देखा है। ऐसे ही तीसरा जो है, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने हर समय कांस्टेंट माना हुआ है। हमने ये देखा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर इज ऑलवेज थीटा नॉट, उसको कभी भी चेंज नहीं किया, जबकि होना तो चाहिए, क्योंकि आपने जब ऑब्जेक्ट रखा है गर्म सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग पे भी रेडिएशन गिर रहे हैं, वो भी अब्सॉर्ब कर रहा है, उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन हमने यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं किया है। तो ये तीन इसके लिमिटेशंस है, इनके साथ ही अपन इसको यूज कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। A body at temperature 40 degrees centigrade is kept in a surrounding of constant temperature 20 degrees centigrade. It is observed that its temperature falls to 35 degrees centigrade in 10 minutes. Find how much more time will it take for the body to attain a temperature of 30 degrees centigrade. तो यहाँ पे चीजें गिवन है। थीटा 1 आपको दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, थीटा 2 एक टाइम के लिए दे रखा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें जो टाइम लगा वो दे रखा है 10 मिनट्स, ठीक है। थीटा नॉट जो दे रखा है सराउंडिंग टेम्परेचर, वो कांस्टेंट है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे पूछा गया कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड कितने टाइम में हो जाएगा, 35 से 30 कितनी देर में आएगा, क्योंकि पूछा ना हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक, मतलब अब 35 से 30 कितनी देर में आने वाला है। तो फिर से मैं इसको बना लेता हूँ। इस बार जो आपसे पूछा गया, इस बार थीटा 1 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, थीटा 2 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पूछा कि इसमें कितना टाइम आपको लगने वाला है। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब अगर इसे दोनों तरीके से किया जाए, आप चाहें तो एक्सपोनेंशियल मेथड अगर यूज करें तो इक्वेशन काफी लंबी चौड़ी बनेगी। एक्सपोनेंशियल मेथड क्या था, देखिए इक्वेशन क्या बनाई थी आपने यहाँ पे जल्दी से, ये आपकी इक्वेशन बनी थी टोटल। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा माइनस आई माइनस थीटा नॉट ई पावर माइनस अल्फा टी। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा आई माइनस थीटा नॉट ई पावर माइनस अल्फा टी। ऐसी इक्वेशन आपने बना रखी है, ठीक है। तो पहली बात अपन यूज कर रहे हैं जब टेम्परेचर 40 से 35 तक गया, तो 40 से 35 मतलब दिस इज थीटा आई एंड दिस इज थीटा,
ये चीज यहाँ पे है, थीटा नॉट तो 20 दे ही रखा है। अगर यूज करते हैं तो लिखेंगे 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 35 माइनस 20 इंटू ई पावर माइनस अल्फा टी। टी आपको दे रखा है यहाँ पे 10 मिनट्स। क्लियर। अब इसको अगर मैं लिखूं तो यहाँ आपके पास बन रहा है 20, यहाँ से आ रहा है आपके पास 15, तो 20/15 इज 4/3। और क्योंकि यहाँ पे है ई पावर माइनस अल्फा 10 अल्फा, इसको अगर मैं माइनस हटाता हूँ तो ये आ जाएगा ई पावर 10 अल्फा इज इक्वल टू 3/4 के बराबर। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन मिल गया। अब अपन यूज करते हैं सेकंड वाला, जब आपसे पूछा गया कि बताइए अगले नेक्स्ट इंटरवल के लिए क्या चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भैया कि अच्छा एक बार यहाँ से आप अल्फा को भी अलग कर लीजिए। हमें यहाँ से अल्फा चाहिए, तो अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल एन लेता हूँ दोनों तरफ, तो आ जाएगा यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू एल एन 3/4 बाई 10। ठीक है, एल एन 4/3/10, हाँ ये आ जाएगा यहाँ से। ओके, अपन ने यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ कर दी, थीटा आई 40 है ना, तो ये ऐसा बन रहा है, तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे है 35 और यहाँ पे है 40, तो ऐसा आएगा ये। इधर से ये मिल जाएगा आपको 4/3 के बराबर, तो ये आ जाएगा एल एन 4/3/10। ये आपको मिल गया अल्फा। अब इस अल्फा को यूज करते हैं अपन सेकंड वाली नेक्स्ट साइकिल में। तो नेक्स्ट साइकिल की बात क्या हो रही है, जब टेम्परेचर 35 से अब 30 चला जाए, तो दिस इज इनिशियल टेम्परेचर, दिस इज फाइनल टेम्परेचर, इसका अपने को टाइम निकालना है टी। कैसे निकालेंगे, फिर से इक्वेशन लिखते हैं, थीटा माइनस थीटा नॉट। तो थीटा इस बार 30 है, थीटा नॉट 20 हमेशा ही है। दिस इज 35 माइनस 20 ई रेस्ट पर माइनस अल्फा टी। ये अपने पास आ गया। सॉल्व करें तो इधर से आता है 10, इधर से आता है आपके पास 15 ई की पावर माइनस अल्फा टी। अल्फा आपने अभी कैलकुलेट किया था, एल एन 4/3/10, ये आपके पास है यहाँ से। अगर इसको मैं लिखूं इधर से, तो ये 15 को इधर डिवाइड कर देता हूँ, दिस विल बी 2/3 ई पावर माइनस अल्फा टी। तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू ई पावर अल्फा टी। दोनों तरफ अगर एल एन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा एल एन 3/2 इज इक्वल टू अल्फा टी। अब अल्फा की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है, अल्फा की वैल्यू इज एल एन 4/3/10। तो यहाँ से टी आपको मिलेगा 10 इंटू एल एन 3/2 डिवाइडेड बाई एल एन 4/3। इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो टी की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है फाइनली टी इज इक्वल टू 14.096 मिनट्स। अब ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हमने की एक्सपोनेंशियल को यूज करके। अब अगर यही क्वेश्चन मैं अप्रोक्सीमेशन से करता जैसे अभी हमने किया था, तो देखिए कैसे होता, बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अप्रोक्सीमेशन में क्या डेटा है, मैं डेटा को यहाँ से ले लेता हूँ फिर से। ये अपने पास डेटा है जो अपने को यूज करना है। अप्रोक्सीमेशन से इस बार देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो थीटा 1 थीटा 2 सब आपको पता ही है। अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला क्या था, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई टी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 माइनस थीटा नॉट। ये फॉर्मूला था अप्रोक्सीमेशन के केस में। तो थीटा 1 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 तक गया, कितने टाइम में, 10 मिनट में। अल्फा अपने को कैलकुलेट करना है 40 प्लस 35/2 माइनस 20। ये आपके पास यहाँ से एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ से आप जब अल्फा कैलकुलेट करोगे तो अल्फा आपको मिलेगा 1/35 के बराबर। कितना मिलेगा, 1/35। ओके, अब इसको अपन यूज करते हैं फिर से उधर। तो जब सेकंड में यूज करेंगे तो इस बार थीटा 1 35 ले रहे हैं, तो 35 माइनस 30 डिवाइडेड बाई टी अपने को कैलकुलेट करना है, अल्फा इज 1/35। इधर आ जाएगा 35 प्लस 30/2 माइनस 20। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। और यहाँ से जब आप टी को सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा एग्जैक्ट 14 मिनट्स के बराबर। अब देखिए कितना डिफरेंस आया, प्रिसाइज जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 14.096 मिनट्स, और आप जो अप्रोक्सीमेशन सॉल्व किया तो कितना आया 14 मिनट्स, जो कि बहुत डिफरेंट नहीं है।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं आप अप्रोक्सीमेशन वाला ही यूज करके करेंगे, इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आंसर भी आपको ठीक ठीक मिल जाएगा। क्लियर है सारी बातें यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अपना नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस पे बेस्ड सीधा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्या कहता है लॉ, ये देख लेते हैं। भैया ये बात तो हमने देख ली थी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी ऑब्जेक्ट का, उससे जो रेडिएशन निकलते हैं उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ये हमने बात पहले भी करी थी। तो ये लॉ यही कहता है कि जैसे आप अगर ग्राफ बनाते हैं एनर्जी वर्सेस लैम्डा का, तो अगर 1000 केल्विन का ये आपने एक ऑब्जेक्ट ले रखा था, इसके अगर आप ग्राफ बनाएंगे एनर्जी रेडिएशन का, तो भैया यहाँ से जितने रेडिएशंस निकलेंगी उन रेडिएशंस में हर एक वेवलेंथ की रेडिएशंस निकल सकती हैं। पर ये देखा गया कि जो मैक्सिमम रेडिएशन बाहर आ रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का आता है, और ये जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये ग्राफ बना है यहाँ पे। इसके हिसाब से देखा गया कि मान लीजिए ये है आपका λ1, λm1, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशंस आई वो सबसे ज्यादा आई हैं, और बाकी के करस्पॉन्डिंग मतलब इससे कम और इससे ज्यादा वाली जो वेवलेंथ थी उसके करस्पॉन्डिंग रेडिएशंस कम आई हैं। अब जब आपने इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज किया, 1500 केल्विन कर दिया, तो ऑब्वियसली एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, ऐसे शिफ्ट हो गया। और ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग लैम्डा आ रहा था ये भी थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो गया। आपने थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ा दिया, 2000 केल्विन कर दिया, तो ग्राफ थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो गया, और इस बार जो मैक्सिमम वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग लैम्डा आ रहा था वो भी थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये बात यहाँ पे नोटिस की गई कि हायर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी द हायर इज द एरिया अंडर द कर्व, मतलब मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज emitted एट हायर टेम्परेचर्स। ये तो हमें पता ही था। द एनर्जी emitted by the body at different temperature is not uniform। देख पा रहे हैं अलग अलग कर्व सबके बन रहे हैं। For both long and short wavelengths the energy emitted is very small। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी emitted सबसे मैक्सिमम है, बाकी की करस्पॉन्डिंग एनर्जी कम emit हो रही है। For a given temperature, there is a particular wavelength lambda m for which the energy emitted is maximum, जो यहाँ पे दिखा रखी है। With an increase in temperature of the black body, the maxima of the curve shifts toward the shorter wavelength। 1000 केल्विन के लिए अगर ये वेवलेंथ यहाँ पे थी, तो 1500 के लिए ये वेवलेंथ यहाँ पे शिफ्ट हो गई, और 2000 के लिए वेवलेंथ थोड़ी सी और इस तरफ शिफ्ट हो गई, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो यही बात एक लॉ के थ्रू दी गई, जहां पे बोला गया कि ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ, ये मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ अपने को यहाँ मिल रही है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या इसको अगर ऐसा लिखा जाए तो लिख सकते हैं लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू बी, वेयर बी इज विंड्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दिस लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू बी, वेयर बी इज 0.282 सेंटीमीटर केल्विन के बराबर। तो जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम रेडिएशंस मिल रहे हैं वो वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती जा रही है। यही ये लॉ कहना चाह रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसके साथ आपका रेडिएशन वाला चैप्टर पूरा खत्म होता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में, तब बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, कौन से लॉज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, कैसे कैसे वहां पे प्रोसेसेस हो सकती हैं, इन सब की बात हम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कुछ डाउट हो तो पूछिए।